जय हिंद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज का जो हमारा डिस्कशन रहने वाला है इसमें हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एचएएस मेंस 2023 में जो जीएस पेपर 3 कंडक्ट करवाया गया उसके आंसर्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो ये सेशन रहने वाला है इसमें जीएस पेपर 3 में अलग अलग जो टीचर्स हैं वो आपके साथ अपने अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं आपके साथ जो इकोनॉमी वाला पोर्शन है और साथ ही साथ जो हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी से स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे गए इस बार उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ इस फाइल का जो पीडीएफ है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। नीचे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यदि जाएंगे तो आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। एक्सप्लेन टू मॉनेटरी मेजर्स टू कर्ब राइजिंग इन्फ्लेशन। अब देखिए हम अपने कई बार सेशंस में ये बात रिपीटेडली मैंने आप लोगों को कही भी थी कि इन्फ्लेशन जो है वो लगातार न्यूज में चल रहा है। सिर्फ अभी नहीं, पिछले तकरीबन 1.5 साल से न्यूज में चल रहा है। आरबीआई जो है उसके लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहा है इन्फ्लेशन को कर्ब करना, और इन्फ्लेशन के ऊपर सवाल जो है एक्सपेक्टेड लाइंस पे आ ही गया इस बार। तो बोला क्या है कि दो मॉनेटरी मेजर्स आपको बताने हैं जिससे हम इन्फ्लेशन को कर्ब कर सकते हैं। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, 4 मार्कर है, सिंपली इन्फ्लेशन को डिफाइन कर सकते हैं। फिर आप आ जाएंगे कि मॉनेटरी मेजर्स जो हैं कौन से हो सकते हैं। तो आप दो मॉनेटरी मेजर्स जो आरबीआई ने खुद इख्तियार किए, आरबीआई ने खुद यूज किए इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, दैट इज इंक्रीजिंग द रेपो रेट, इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ताकि लिक्विडिटी जो है वो कम हो, डिमांड जो है वो थोड़ी कम हो सके और इन्फ्लेशन नीचे आ सके। और दूसरा कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कि आरबीआई ने हमने देखने को मिला था ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत 33,000 करोड़ वर्थ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो हैं वो ओपन मार्केट में जाके सेल की थी। तो दोनों ही मेजर्स को हम यहां पे लिस्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन। देन टॉकिंग अबाउट राइट अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इन रीसेंट ईयर्स। अब अगर आप ध्यान देंगे तो हमने अपने वैल्यूएशन कोर्स में अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक सवाल डिस्कस किया था। जिन लोगों ने वैल्यूएशन लगाया था वो जानते होंगे इस बारे में खास तौर से। रीजन ये था कि हिमाचल में भी अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर काफी ज्यादा चर्चा थी, और इंडिया में तो चलो खैर बात डिबेट होती ही रहती है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इन रीसेंट ईयर्स। तो आप सिंपली डिफाइन करने से स्टार्ट कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का इक्वेशन या फॉर्मूला रहता है, जहां पे हम नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स अपॉन लेबर फोर्स से डिवाइड करके निकाल लेते हैं कि क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। फिर अगर हम क्वेश्चन की डिमांड को देखते हुए एड्रेस करना चाहें तो ये रीसेंट ईयर्स बात कर रहा है कि भाई अभी हाल ही के वर्षों में बताओ कि क्या सिनेरियो चल रहा है बेरोजगारी को लेके देश के अंदर। सो आप पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे पीएलएफएस के डेटा को कोट कर सकते हैं, रूरल एरियाज के बारे में बात कर सकते हैं। देन ट्रेंड इन एलएफपीआर फॉर पर्संस ऑफ एज 15 टू अबव। अब इसमें खास तौर से देखने को मिल रहा है कि इट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 50% to 60%, while for urban areas it increased from 47 to 50%. That means जो आपका ये वाला एज ग्रुप है जहां पे फ्रेश ग्रेजुएट्स, फ्रेश पास आउट जो हैं वो एंटर करेंगे लेबर मार्केट में, उनके लिए जॉब्स खोजना इज नॉट वेरी मच इजी। देन फर्दर इंक्रीजिंग ट्रेंड इन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, दैट मीन्स मेजर फ्रेश पास आउट एंटरिंग द मार्केट। क्यों? एज बता रहा है 15 साल और अबव, तो ये इंक्रीज हुआ 48 से 59%, एंड फॉर अर्बन में 43 से या 44 ऑलमोस्ट कह सकते हो उसे 48%। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कि आपने रीसेंट ट्रेंड्स बता दिए अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो के पीएलएफएस का डेटा, ऑथेंटिक डेटा कोट करते हुए। देन पर्टिकुलरली आप एक बात ध्यान में रख सकते हैं कि अलग अलग हमारे पास टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट को मेजर करने के लिए। ये क्योंकि 4 मार्कर है तो थोड़ी रिस्ट्रिक्शन रहेगी, लिमिट रहेगी कि हम इसको वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग अडेयर करने की कोशिश करें, बट फिर भी जस्ट एन एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सीएमआईई क्लासिफाई करता है ना, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, फ्रॉम द डे प्रोसीडिंग द इंटरव्यू। अगर मान लो आज सर्वे है तो उससे पिछले हो सकता है, अगर 365 दिन वाली बात की जा रही है तो 365 डेज विच इज यूजुअली द क्राइटेरिया विच इज used. ठीक है, so that is estimate, it estimates a higher unemployment rate but lower LFPR rates. Why? Because there is the presence of informal economy. There is a lower chance of an individual having work on any given day as compared to longer periods of a week or a
ईयर। कहने का मतलब क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर दिन में हो सकता है कि बेरोजगारी की दर आपको अगर उस हिसाब से देखें तो ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप एक पूरे साल प्रीसीडिंग 365 या है ना 183 वाला जो क्राइटेरिया हम यूज करते हैं, जो यूजुअल स्टेटस हमारा होता है, तो उसमें शायद जो है आपको रेट कम देखने को मिल जाए बेरोजगारी का। चलिए, आई होप यहां तक चीजें जो है क्लियर है। मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन। हाँ जी, नाउ अगेन एसजीबीज सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स, जो बॉन्ड जो हैं वो अभी हाल ही में न्यूज में भी चल रहे हैं वैसे तो, है ना। तो उसके ऊपर सवाल पूछ लिया कि व्हाट इज द सॉवरन गोल्ड बॉन्ड। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। एंड हु इज द इशूअर। सो वी नो इट इज द सॉवरन विच इज द इशूअर, विच इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और क्यों इशू किया था सरकार ने? वी ऑल नो दैट एज अ नेशन वी आर more or less you can say we're crazy, we're addicted to buying gold, कि we are a gold obsessed nation, कि हमें गोल्ड बहुत पसंद है, खरीदते हैं हम ज्वेलरी, है ना। तो सरकार की उससे क्या होता है, इंपोर्ट कॉस्ट और बीओपी में करंट अकाउंट डेफिसिट सीएडी वाला जो कंपोनेंट है वहां पे प्रेशर्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, रूपी पे प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है क्योंकि हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं। तो सरकार ने एक वे आउट निकाला कि आप फिजिकली मत होल्ड कीजिए गोल्ड, आप इंस्टेड एसजीबी में इन्वेस्ट कर लीजिए, हम आपको उस हिसाब से रिटर्न दे देंगे, है ना। दैट इज a financial instrument used issued by the government of India, allowing investors to invest in gold without the need for physical ownership। क्या as such आपके पास गोल्ड तो नहीं आया, बट हाँ आपके पास एक बॉन्ड आ गया और आपको यील्ड वैसे ही मिलेगी। तो when investors they buy these, they need to pay the government the specified price in cash and they represent a certain amount of gold, कि bill just like you can say the the ग्राम या तोला ऐसा आप बोल देते हो उसमें, ठीक है। when it reaches the maturity, तो क्या होगा, government will give the equivalent value of that gold in cash based on the prevailing market price at that time। so it's like basically similar to buying a piece of gold, but instead आप सिर्फ क्या है, फिजिकल फॉर्म में होल्ड नहीं कर रहे हो, आप किस फॉर्म में होल्ड कर रहे हो, आप तो उसको बॉन्ड की फॉर्म में होल्ड कर रहे हो, ठीक है। सो ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विच इज बेसिकली the financial manager in a sense we can say of the government, which is issuing the SGBs, ठीक है। किसके थ्रू बेचे जाते हैं? ब्रांचेस एंड ऑफिसेज ऑफ द नेशनलाइज्ड बैंक्स, शेड्यूल्ड प्राइवेट बैंक्स, शेड्यूल्ड फॉरेन बैंक्स एंड डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिसेज, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड सम ऑथराइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस आइदर डायरेक्टली और थ्रू देयर एजेंट्स। सो इशूअर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे आरबीआई, एंड बेचने के लिए अलग अलग हमारे पास ये प्लेयर्स हैं, राइट। सिंपल क्वेश्चन था, इजीली pretty much easily attemptable। चलिए, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हाउ हैज प्रोटेक्शनिज्म अफेक्टेड वर्ल्ड ट्रेड। अब ये अच्छा क्वेश्चन हम कंसिडर करेंगे इसको, क्योंकि ये ट्रेंड्स के बारे में मोरलेस आपकी नॉलेज भी चेक करेगा। क्यों? क्योंकि आपने अगर फॉलो किया है कि यूएस एंड चाइना, not just in the recent times but you can say even during the presidency of Donald Trump and Xi Jinping of course continuing to be the head of PRC, People's Republic of China, कि कैसे जो है दोनों देशों के बीच में एक तरीके से ट्रेड को लेके जद्दोजहद चलती रही है, टैरिफ्स इंक्रीज करते रहे हैं, काउंटर टैरिफ्स इंपोज करते रहे हैं। तो उसके ऊपर ऑलमोस्ट एक सवाल आपको देखने को मिल रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड में प्रोटेक्शनिज्म जो है उसने कैसे असर पहुंचाया है। तो पहली बात तो आप कीवर्ड देखेंगे तो क्या है, प्रोटेक्शनिज्म है। तो प्रोटेक्शनिज्म को आप डिफाइन करने से स्टार्ट कर सकते हैं, दैट कैन बी वन वे टू स्टार्ट द आंसर, it refers to policies and measures that are designed to shield domestic industry from foreign competition, कि आप जो है बाहर के कंपनीज के ऑनस्लॉट से बचा रहे हैं अपनी डोमेस्टिक प्लेयर्स को, ताकि वो थ्राइव कर सकें, वो ज्यादा ग्रो कर सकें। फिर you can have these all different forms of instruments through which protectionism can be there, या आप कह सकते हो प्रोटेक्शनिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। जैसे देयर कैन बी टैरिफ बैरियर्स, जहां पे आप टैक्सेस इंपोज कर रहे हैं, टैरिफ्स लगा रहे हैं, तो इसमें चाइना का एग्जांपल दे सकते हैं यूएस के साथ। फिर नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं जहां पे क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हम देखते हैं, सच एज इंपोजिशन ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ कोटाज और रूल्स ऑफ ओरिजिन, जैसे आप बोलते हो कि इतने कोटा तक या इतने क्वांटिटी तक ही हम अलाउ करेंगे, उसके बाद वी विल बी इंपोजिंग सर्टेन टैक्सेस और टैरिफ्स। देन अनदर ब्यूटीफुल एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, जैसे ब्रेक्सिट का देखने को मिला है हम लोगों को कि ब्रिटेन ने छोड़ दिया यूरोपियन यूनियन का ब्लॉक पूरा, यूएस लीविंग टीपीपी। देन रिटेलिएशन एंड ट्रेड वॉर्स, अब इसमें अगेन यू कैन साइट यूएस एंड चाइना, दैट यू हैव दे हैव
they've taken measures, or you can say one country imposing tariff, दूसरा कंट्री ने क्या किया, उसको काउंटर करने के लिए, रिटेलिएट करने के लिए अपनी तरफ से और ज्यादा सैंक्शंस तो नहीं, मतलब अपनी तरफ से और ज्यादा टैक्सेस और टैरिफ जो है वो इंपोज कर दिए। ठीक है, दैट इज अ टिट फॉर टैट, यू कैन से मेजर। फिर ये ब्रीफली करने लिस्ट आउट करने के बाद यू कैन कम टू द इफेक्ट ऑफ प्रोटेक्शनिज्म ऑन वर्ल्ड ट्रेड। नाउ दिस इज प्रीटी मच सिग्निफिकेंट। इसमें आपने अगर एडिटोरियल्स वगैरह कुछ नहीं पढ़े हैं तो आपका हो सकता है शायद डेटा इसमें ना हो, बिकॉज यू नीड टू हैव फैक्ट्स, यू नीड टू हैव फैक्ट्स टू बिल्ड दिस आर्ग्यूमेंट कि प्रोटेक्शनिज्म पे इफेक्ट कैसे रहा है, प्रोटेक्शनिज्म का इफेक्ट वर्ल्ड ट्रेड पे। तो देखो, एक तो ये बात है कि प्रोटेक्शनिज्म का मतलब ये है एक तरीके से हम डी लिंक कर रहे हैं, थोड़ा डी ग्लोबलाइज करने की तरफ बढ़ रहे हैं। वी आर मोर बिकमिंग, और वी आर मोर लुकिंग इनवर्ड्स, कि हम जो है अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं और वर्ल्ड ट्रेड से दूर लेके जा रहे हैं उसको। So it can make trade less resilient, more unequal and more conflict prone, क्योंकि हर देश जो है फिर हो सकता है सिमिलर मेजर्स में एंटर करे। But still there is no conclusive evidence that international trade has been impacted by protectionist policies on or few nations, क्योंकि सबने ऐसा नहीं किया, कुछ की वजह से उतना प्रभाव देखने को नहीं मिला है। So when measured in USD, global trade growth slowed after global financial crisis and declined sharply at the onset of pandemic in 2020, but since then it has rebounded to the highest value ever। मतलब पैंडेमिक की रिस्ट्रिक्शंस खत्म होने के बाद जब आर्थिक रूप से गतिविधियां दोबारा जो हैं रिस्टोर हुई, या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी दोबारा रिस्टोर हुई, वर्ल्ड ट्रेड दोबारा स्टार्ट हुआ, तो इट हैज रीच्ड द ऑल टाइम हाई लेवल्स। Then value of international trade is expected to reach USD 32 trillion by the end of 2022, an increase of roughly 26% relative to levels of 2019 as per the UNCTAD। फिर अगर परसेंटेज ऑफ जीडीपी के तरह देखा जाए ग्लोबल ट्रेड को, तो इट हैज स्लाइटली डिक्रीज्ड, प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनाज ड्यूअल सर्कुलेशन अप्रोच फोकसिंग ऑन डोमेस्टिक कंजम्पशन, साथ ही साथ ओपननेस टू इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अलोंग विद अ सिमिलर ट्रेंड इन इंडिया। यानी कि बेसिकली बात हो रही है कि एक्सपोर्ट तो बढ़ाया है इन्होंने, लेकिन अपने मार्केट का उतना एक्सेस नहीं दिया है, डोमेस्टिक भी खुद ही डोमेस्टिक कंजम्पशन पे भी खुद ही प्रोड्यूस करके वहां पे सप्लाई किया है। देन वी कैन से tariff imposed by US China in 2018 did not diminish overall global trade. While they made or they impacted trade between the two nations, the products most affected by by tariffs experience growth in trade among other regions। देखो सिंपल सी बात है, अगर यूएस चाइना फंसेंगे तो बाकी लोग जो है वो कहीं और से डाइवर्सिफाई करेंगे, कहीं और से हो सकता है सामान उठाएंगे या ट्रेड इंक्रीज करेंगे, तो ग्लोबल ट्रेड पे शायद उतना इंपैक्ट ना पड़े, जो कि हमें यहाँ पे आंकड़े भी दिखा रहे हैं। So in a sense, trade maybe you can say was redistributed, but not as such decreased. So that is, you can say, the impact which protectionism has had on world trade, right? Then further coming to concluding it, tariff has not stopped other countries जैसे कि AU, ASEAN, CPATP from pursuing रीजनल और प्लूरिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स, के लोगों ने क्या किया, अपने खुद के मैकेनिज्म जो हैं इजाद कर लिए हैं टू सर्कमवेंट और टू बाईपास इवन इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फ्यू नेशंस। So there is widespread consensus among economists that on both overall net benefits of trade openness and the need to cushion the negative impacts. So long-term impacts of protectionism are yet to be seen. तो शॉर्ट टर्म में तो यही है, क्योंकि इससे पहले एज सच द वर्ल्ड हैज मूव्ड टू बिकमिंग मोर ओपन। बाकी अगर दोबारा ऐसा कुछ होगा और उसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट्स कैसे होते हैं, तो वो अभी भी हमें क्लियरली एस्टैब्लिश चीजें नहीं है। चलिए, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिस्कस द लेटेस्ट ट्रेंड्स इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इन इंडिया। नाउ दिस इज, ये हमारे क्लास कवरेज से ही स्ट्रेट क्वेश्चन है। वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द गिनी कोएफिशिएंट, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द ऑक्सफैम रिपोर्ट, है ना, तो वो सारा कुछ आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। सो स्टार्ट कर सकते हो इनकम इनइक्वालिटी को डिफाइन करके, सिंस इट्स एन 8 मार्कर, यू हैव गॉट ब्रॉड, यू हैव गॉट मोर स्कोप हियर। तो आप सिंपली डिफाइन कर सकते हो कि भाई अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, चाहे इनकम का या वेल्थ का जो है, विल मैनिफेस्ट इनटू इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ठीक है, एंड मेट्रिक्स जैसे कि गिनी कोएफिशिएंट जो है इनको रिफ्लेक्ट करते हैं। देन इफ वी टॉक अबाउट मेजरमेंट, so popular discussions,
विद पब्लिकेशन ऑफ थिंग्स लाइक वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस, ऑक्सफाम का रिपोर्ट है हमारे पास, राइट, विच हैव, और इनफैक्ट हमारे पास क्या है, ग्लोबल रिच लिस्ट पब्लिश्ड बाय फोर्ब्स इटसेल्फ। तो ये सारे हमारे पास पब्लिकेशंस हैं, एंड दीज टेंड टू फोकस ऑन टू थिंग्स, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। तो जहां पे डिस्कशंस अबाउट कंजम्पशन लेवल्स आर लेस फ्रीक्वेंट मेनली बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ डेटा। फिर एनएसओ को आप कोट करना चाहो तो कर सकते हो कि भाई एनएसओ पहले पब्लिश करता होता था एक्सपेंडिचर सर्वे, जो कि अब ऑलमोस्ट आप कह सकते हो एक डेकेड होने को आ रहा है कि एनएसओ ने पब्लिश नहीं किया है। चलो ठीक है, हैविंग सेड दैट, कमिंग टू लेटेस्ट ट्रेंड्स, कि अब चल क्या रहा है देश के अंदर, वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो लेटेस्ट ट्रेंड दे वारंट दैट, आपकी जरूरत क्या पड़ेगी यहाँ पे, या आपको क्या जरूरत पड़ेगी डेटा की, आपको कुछ रिपोर्ट्स को कोट करना पड़ेगा। जैसे आप गिनी कोएफिशिएंट को कोट करेंगे, जो दिखा क्या रहा है कि वेल्थ इनकम इनइक्वालिटी जो है वो इंक्रीज हुई है इंडिया के अंदर, एंड विच मीन्स दैट वी आर डिस्पाइट बीइंग द, or despite being amongst the fastest growing emerging market economies, we continue to also be the most unequal economies, ठीक है, with highest inequality, उस कैटेगरी हम हैं। That is, the rich are getting more rich and the poor are struggling to make the two ends meet, कि दो वक्त की आप कह सकते हो कि जद्दोजहद है उनकी, कि how to get 2 square meals a day। फिर इसके साथ साथ एजुकेशन और हेल्थ केयर भी सफर करेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट सफर करेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों सफर करेंगे। फिर आप कुछ अगर स्टैटिस्टिक्स कोट करेंगे कि टॉप 1% जो है ना, होल्ड्स मोर देन 1/5 ऑफ टोटल नेशनल इनकम, एंड द बॉटम हाफ, दैट इज 50% के पास केवल 13%। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022, ठीक है जी। साथ ही साथ बिलियनर्स जो हैं, ये भी आप कोट कर सकते हो कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट 2023 की क्या बोल रही है, बिलियनर्स हैव सीन देयर वेल्थ सर्ज बाय 121%, 121% वेल्थ जो है वो इंक्रीज हुई है। इनफैक्ट इवन यू कैन आल्सो कोट के नंबर ऑफ बिलियनर्स ड्यूरिंग कोविड इंक्रीज फ्रॉम 102 टू समवेयर 141, एंड प्रेजेंटली इट इज समवेयर एट अराउंड 169, राइट, सो दैट आल्सो कैन बी कोटेड। देन कमिंग अबाउट जेंडर इनइक्वालिटी, तो इसमें आप बता सकते हैं कि these widening gaps and rising inequalities affect women children the most। क्यों? क्योंकि जो vulnerable है उसको उतना ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, उतना ज्यादा वर्सन करने में चीजों को बद से बदतर बनाएगा, एग्जैजरबेट कर देगा। तो फीमेल लेबर इनकम शेयर इज इक्वल टू 18%, विच इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन द एशियन एवरेज, जो कितना है 21%, विच मीन्स अगर हम एशियन कंटेक्स्ट में भी कंपेयर कर रहे हैं तो इंडिया fares badly here also। Then 63 million people pushed into poverty because of healthcare costs, out of pocket expenditure करना पड़ेगा, तो लोग जो हैं वो धकेले जाएंगे फर्दर पॉवर्टी के अंदर, और वो एक और चैलेंज को एमिनेट करेगा, जन्म देगा। देन रूरल सिटी और रूरल अर्बन डिवाइड की अगर बात की जाए, तो सिटीज में 44% ऑफ मनी और वेल्थ इज हेल्ड बाय द रिचेस्ट 20% ऑफ पीपल, showing a big difference between the rich and the rest, or the haves and the have nots। Meanwhile, अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करो, only 7.1% of the wealth is with the top 20%, indicating less wealth concentration and more even distribution, which means rural areas may be क्या the data सामने बोल रहा है कि rural areas have fared better in comparison to the urban areas or to the city, ठीक है। चलो फिर लास्ट में आप यू कैन जस्ट गिव इट अ कंक्लूडिंग नोट कि हमने भाई कमिटमेंट की है एसडीजी 2030 तक जो अचीव करने हैं, उसमें इनइक्वालिटी को भी हम कम करने की बात जो है वो मानते हैं, साथ ही साथ एक्सट्रीम पॉवर्टी को खत्म करने की बात मानते हैं। बट अगर इनइक्वालिटी बढ़ेगा तो गरीब के लिए, जो पुअर है उसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ में या इकोनॉमिक लैडर पे ऊपर की तरफ क्लाइम करना जो है वो डिफिकल्ट होता है, एंड ऑल्सो इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ बीइंग विक्टिम्स टू पॉवर्टी ट्रैप। इसमें आप एक और चीज कोट कर सकते हो कि हमने भले ही एमपीआई में कई सारी more than 200 million people have been lifted out of poverty, but still if we talk about के एमपीआई में जो vulnerable category है वो अभी भी काफी significant है। Vulnerable means that they are still prone to falling into multidimensional poverty, right? चलिए, so let's move to question number
18 नाउ। ये हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी से सीधा सीधा जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द स्किल डेवलपमेंट अलाउंस स्कीम इन हिमाचल प्रदेश। सो दिस इज फ्रॉम योर स्कीम्स पार्ट। तो ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, फैक्चुअल डेटा इसमें प्रेजेंट करना है कि स्किल डेवलपमेंट अलाउंस जो है टू अनएम्प्लॉयड यूथ स्कीम एम्स एट प्रोवाइडिंग अलाउंस टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हिमाचली यूथ फॉर देयर स्किल अपग्रेडेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप हेल्प देम इन बिल्डिंग देयर स्किल्स और टेक अप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन सेक्टर्स ऑफ देयर चॉइस फ्रॉम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ देयर ओन चॉइस। तो इसमें आप ये सारे फैक्ट्स लिस्ट आउट करेंगे कि फाइनेंशियल सपोर्ट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोर्स ड्यूरेशन क्या है, यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं अलाउंस को, ठीक है, प्रोमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वाइडेंड एलिजिबिलिटी, क्यों 16 to 36 एज ग्रुप जो है, जो ओपन टू 8th पास हिमाचली यूथ ऑल्सो, ताकि वो भी कुछ जो है अर्न कर सके। एंड वेव्ड द कंडीशन ऑफ 2 years रजिस्ट्रेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जो पहले कंडीशन जो है वो एग्जिस्ट करता था, राइट। देन वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट कि इंक्लूसिव अप्रोच फॉलो की है, कैसे कि ब्रॉट बीएससी नर्सिंग कोर्स अंडर स्किल डेवलपमेंट अलाउंस स्कीम, साथ ही साथ aiming for maximum inclusivity and flexibility to cater to diverse needs of the state of Himachal। ठीक है, देखो इसमें ये क्वेश्चन एक्चुअली क्यों रिलेटेबल है बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी अगर आपने देखा था तो हमने वैलिडेशन में डिस्कस किया था इस चीज को कि जो 15 to 29 वाला ब्रैकेट है एज का, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा है, और वो आपका ऐसा चंक है पॉपुलेशन का विच नीड्स more than any other age group which needs jobs the most, क्योंकि वो भी फ्रेश एंटर कर रहा है वर्कफोर्स में, मार्केट में आया है, फ्रेश पास आउट्स हैं। तो ये ऐसी चीजें, ऐसी स्कीम्स वहां पे ज्यादा हेल्प करने की हमें कोशिश करती हैं। So skill development allowance scheme in Himachal, emerges as a proactive initiative aimed to empower unemployed youth through skill enhancement, and overall it reflects a commitment to inclusive growth and equipping youth with the tools needed for dynamic and competitive job market, right? So we all know you need to skill, you need to reskill, you need to upskill, क्योंकि ये एक और चैलेंज है स्किलिंग और या कह सकते हो एकेडमी और इंडस्ट्री का जो हम मिसमैच बोलते हैं, अनस्किल्ड यूथ की बात जो करते हैं, वहां पे ये स्कीम हेल्प करने का हमें कोशिश कर रही है। चलिए moving to the next question। हाँ जी, discuss the significant achievements made in the field of industrialization in Himachal Pradesh। Now this is again directly with context to HP economy। तो यहाँ पे हम अलग अचीवमेंट्स जो हैं ये आपको सर्वे से भी मिल सकता है, ये स्कीम्स वैसे तो है ना, सर्वे का आप इसमें यूज कर सकते हो अगर आपने पढ़ा था तो। HP has made significant strides in industrialization, shaping the economic landscape। Over the years, state has strategically focused on diverse sectors, fostering a conducive environment for industrial growth। अब इसके लिए कौन कौन सी स्कीम्स या कौन कौन सी चीजें हमने की हैं और क्या अचीवमेंट्स रही हैं वो आप लिस्ट आउट करेंगे यहाँ पे। So you can talk about the initiatives taken for the promotion of micro, small and medium enterprises, जहां पे आप बता सकते हो कि उद्यम पोर्टल है जहां पे रजिस्ट्रेशन जो है नियरली कितने 80,000 एंटरप्राइजेस ने किया हुआ है, राइट। और एमएसएमई का योगदान काफी ज्यादा है वैसे भी हमारी इकोनॉमी के अंदर। देन यू कैन टॉक अबाउट हाइड्रो पावर सेक्टर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री विच इज यू कैन से द मेनस्टे ऑफ एचपी। देन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस fruit bowl of India, where we rank second in apple and almond production, presence of world leading food processing players in the state। So these achievements you can list out। Further talking about tourism linked industries, जो कोविड में नहीं उतना अच्छा कर पाए, या भी कह लो इस सीजन में थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट था ड्यू टू हेवी रेनफॉल्स, है ना, बट स्टिल वी हैव अ थ्राइविंग टूरिज्म सेक्टर। एचपी हैज सीन ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज विच आर लिंक्ड टू टूरिज्म। क्यों? क्योंकि टूरिज्म जो है बहुत सारे एंसिलरी इंडस्ट्रीज जो लिंक्ड होती हैं, चाहे होटल्स हैं, हॉस्पिटैलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन है, या और भी जो वेंडर्स हैं विच आर रिलेटेड, है ना, जहां पे टूरिस्ट के फुटफॉल से काम होता है, राइट। सो एडवेंचर स्पोर्ट्स, हैंडीक्राफ्ट, कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। सो इसमें सरकार ने रोपवे प्रोजेक्ट्स, हेली टैक्सी सर्विसेज, स्की रिजॉर्ट्स, इंटरनेशनल लेवल कॉन्वोकेशन सेंटर, इन सब का जो इंफ्रा क्रिएट करा है उससे हम कह सकते हैं इन इंडस्ट्रीज को हेल्प मिली है डेवलप करने के लिए।
देन टॉकिंग अबाउट लास्टली अभी जो पिछला क्वेश्चन में डिस्कस करके आए स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स की भी आप यहाँ पे बात कर सकते हैं, दैट इज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किल डेवलपमेंट एट बाकनाघाट एंड नवधारणा स्कीम फॉर डिसेबल्ड पीपल और द दिव्यांगजन्स। ठीक है, सो कंक्लूड करने के लिए आप ये बोल सकते हो कि देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है दैट अंडरस्कोर्स द स्टेट्स इकोनॉमिक कमिटमेंट टू इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। क्यों? क्योंकि वी स्टिल हैव ऑलमोस्ट 57-58% ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन द प्राइमरी सेक्टर, तो उनके लिए कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि वहां पे उतनी अपॉर्चुनिटीज या उतनी जीवीए में कंट्रीब्यूशन नहीं देखने को मिलता है, राइट? सो यू नीड टू मे बी बिल्ड द सेकेंडरी सेक्टर एंड ठीक है, स्कोप उतना बहुत ज्यादा नहीं है जितना प्लेन स्टेट्स के पास है क्योंकि टोपोग्राफी वैसी है, बट स्टिल जो भी हम कर सकते हैं उतना हम करेंगे ही डेफिनेटली। एंड सक्सेसफुल प्रमोशन ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एम्फेसिस ऑन हाइड्रो पावर, ग्रोथ इन फार्मास्यूटिकल एंड एग्री बेस्ड एंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म लिंक्ड sectors collectively showcases a dynamic and forward looking approach, right? So I hope that is pretty much clear। देखो इसलिए मैं बोलता हूं कि सिर्फ जो है स्टैटिक पढ़ने से फायदा नहीं होगा, अखबार और सर्वे दोनों साथ में करोगे तो ऐसे क्वेश्चंस को एड्रेस करना ज्यादा आसान रहता है हमारे लिए, राइट? ऑल राइट, सो मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन विच 20 मार्कर, बड़ा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। नाउ आई हैव बीन टॉकिंग रिपीटेडली इन माय यूट्यूब सेशंस आल्सो and we've had a full mains current affair class dedicated to FTP। why? because पिछली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 में आई थी, 20 तक थी, कोविड आ गया, सरकार को एक्सटेंड करनी पड़ी एंड वाज एक्सटेंडेड टिल 2022, राइट? सो 2015 से लेके कहां 7 साल तक एक्सटेंड हो गई, 5 साल की पॉलिसी थी, फिर अगली पॉलिसी आई 23 में, तो इसलिए चांसेस थे कि इस पे सवाल बन सकता था और बन भी गया अच्छा खासा, 20 मार्कर सवाल बन गया। तो आप डिफाइन कर, क्या पूछा गया क्वेश्चन ने, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ इंडियाज एफटीपी 2023 एंड डिस्कस हाउ इट विल हेल्प इन अटेनिंग ट्रेड रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स। अब ये साथ में देखो वो आत्मनिर्भरता वाला एस्पेक्ट जो है, साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना और पुश करना rather than curtailing या कटिंग डाउन द इंपोर्ट्स, जो आत्मनिर्भरता वाली भी बात है कि साथ में कैसे सिंक्रनाइज कर रही है, ठीक है? तो वो सारा आपको यहाँ पे इंटरलिंकेजेस बिल्ड करने पड़ेंगे एंड यू हैव गॉट एम्पल स्कोप। 20 नंबर का क्वेश्चन है भाई, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है? 400 वर्ड्स की लिमिट आपके पास। सो एफटीपी आप ब्रीफली डिफाइन कर सकते हो कि डीजीएफटी बनाता है ना, और क्या क्या करने के लिए, क्या ट्रेड को गाइड करने के लिए बेसिकली ये पॉलिसी ली जाती है। सो इट लाइन्स द इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड और strategies and regulations concerning its international trade activities, a comprehensive framework that addresses various aspects including exports, imports, tariff, trade agreements and economic relationships, right? But before the introduction of FTP 2023, FTP 2015-2020 was functional, ठीक है? और इसके बारे में ब्रीफली चाहो तो बता दो यही ओपनिंग में कि भाई इसको एक्सटेंड कर दिया गया था 31 मार्च, मतलब आखिरी एक्सटेंशन इसकी मिली थी आई थिंक सितंबर में खत्म हुआ था, अक्टूबर से फिर सरकार ने 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दी थी, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 2023 तक, जिसके बाद ये नई पॉलिसी एफटीपी 2023 जो है सरकार ने इंट्रोड्यूस कर दी थी, ठीक है? देन कमिंग टू द बॉडी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, मेन फीचर्स। सो की अप्रोच ऑफ पॉलिसी इज बेस्ड ऑन दीज 4 pillars which are very important: incentives to remission, export promotion, ease of doing business and emerging areas जहां पे SCOMET की बात की गई है ना, दैट इज स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक। तो SCOMET के ऊपर पूरा एक कह लो पिलर एक SCOMET के ऊपर है, ये इमर्जिंग एरियाज के ऊपर, ठीक है? देन प्रिंसिपल्स ऑफ एफटीपी, ट्रस्ट एंड पार्टनरशिप विद एक्सपोर्टर्स। डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच गई है इस बार एफटीपी, है ना, डिस्ट्रिक्ट तक जाके बोल रही है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ठीक है? देन गोल, उसमें साथ साथ एक और एंगल है, वी आर प्रमोटिंग इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी। तो जितना हमारा वर्ल्ड ट्रेड में, एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन होगा, जितना हमारा उसमें आप कह सकते हो वर्चस्व होगा, उतनी करेंसी की इंटरनेशनलाइजेशन में भी हमें हेल्प मिलेगा, विच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है? अच्छा, इंटरेस्टिंगली द पॉलिसी हैज नो एंड डेट, या फिर आप कह सकते हो इट इज विदाउट अ सनसेट क्लॉज, कि कोई भी सनसेट क्लॉज जो है वो नहीं डाला गया, ठीक है? अनलाइक द प्रीवियस पॉलिसीज व्हिच यूजुअली यूज्ड टू बी ऑफ 5 years। ऑलराइट, कमिंग टू बूस्टिंग ट्रेड, तो एम क्या कर रहा है? री इंजीनियरिंग, रीप्रोसेसिंग, ऑटोमेशन टू फैसिलिटेट ईओडीबी फॉर एक्सपोर्टर्स,
focusing on emerging areas like dual use, high-end tech items like under SCOMET, facilitating e-commerce export, collaborating with states and districts for export promotion, है ना। डिस्ट्रिक्ट तक घुस गई है इस बार पॉलिसी कि वहां से आइडेंटिफाई करो एक या दो आसपास के जिले, क्या उनकी खासियत है, कहां पे वो एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। देन एक वन टाइम एमनेस्टी स्कीम भी दी सरकार ने कि ठीक है भाई पिछली बातों को भुला देते हैं, लेट्स रिजॉल्व द डिफरेंसेस, है ना, कि जो भी पिछले पेंडिंग कोई भी इश्यूज हैं, ऑथराइजेशन है, उसको खत्म करते हैं, लेट्स स्टार्ट अफ्रेश। Then it encourages new towns through TEES, that is Towns of Export Excellence Scheme, Status Holder Scheme, and facilitating exports by streamlining the popular Advance Authorization and EPCG schemes, enabling merchanting trade from India। ठीक है, मतलब बेसिकली मर्चेंडाइज में हम क्या क्या हैं, हम BOT में भी रन इन डेफिसिट, है ना, सर्विसेज का एक्सपोर्ट तो हम अच्छा कर ही रहे हैं। ठीक है, फिर आप इन सबको लिस्ट कर सकते हो, राइट, एंड स्कॉमेट पॉलिसी का बता सकते हो। ठीक है जी, सो दैट विल बी द एंटायर लिस्टिंग थिंग जो हमने डिटेल में डिस्कस की हुई है। सब नॉट रिपीट, आई एम नॉट रिपीटिंग दोस थिंग्स जो हमने मेंस अपने सेशन में डिस्कस किया ऑलरेडी, राइट। चलो, देन इन कंक्लूजन व्हाट यू कैन से दैट FTP 23 is a comprehensive framework aimed at boosting exports, promoting EODB। ये इसके ऊपर सरकार का वैसे ही काफी ज्यादा ध्यान रहा ही है, promoting ease of doing business and embracing areas like e-commerce and tech। ये कहां से दिख रहा है, ये दिख रहा है आपका जो जोर दिया गया है स्कॉमेट वाले पे, है ना, जो पूरा एक पिलर बना दिया गया। सो इट रिफ्लेक्ट्स द कमिटमेंट बोल सकते हो टू पार्टनरशिप, टेक ड्रिवन फैसिलिटेशन एंड रोबस्ट फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल एक्सपोर्ट ग्रोथ। सो दैट इज हाउ मे बी यू कैन गिव इट अ फाइनल एंड। ठीक है जी, सो दैट वाज द लास्ट यू कैन से क्वेश्चन, दैट वाज अ 20 मार्कर। ठीक है, एंड कवरेज हमारी अच्छी रही है, मतलब क्लास नोट्स और हम अगर वैल्यूएशन को देख लें इंक्लूडिंग द सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे वीडियोस, तो ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन कवर्ड इन ऑल दीज different coverage or the different courses which we have conducted in the past 1.5 year। ठीक है, तो ऑल राइट, ये हमारा पहला कंपोनेंट था GS पेपर 3 का, इकोनॉमी ऑफ हिमाचल एंड जनरल इकोनॉमी को लेके। बाकी जो है विनय सर और रचना हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, तो बने रहिएगा टिल द एंड। हेलो एवरीवन, सो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी स्पेस और हिमाचल का जो साइंस एंड टेक है जो इस बार के GS3 में पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो आपसे पूछा गया था, डिस्क्राइब 4 इंट्राप्लेनेटरी मिशन ऑफ इसरो। ठीक है, इसरो से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस है वो हमें 3 देखने को मिले हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस थे, डिफिकल्ट नहीं थे। तो यहाँ पर जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी ये एक पॉसिबल आंसर हो सकता है, मॉडल आंसर है। अगर आपने इससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें अपने आंसर में मेंशन करी है, रिलेटेबल है, तो फाइन। अब देखो, जो आपका 4 इंटरप्लेनेटरी मिशन है इसरो की, जिसमें कि आप मेंशन कर सकते थे मंगलयान, जो कि मॉम मार्स ऑर्बिटर मिशन के बारे में, जो कि भेजा गया था मार्स की जो मॉर्फोलॉजी है, एटमॉस्फेयर है, उसको स्टडी करने के लिए। वीनस ऑर्बिटर मिशन जिसको भेजा जाएगा 2025 में, ये भी जो वीनस का एटमॉस्फेयर है उसको स्टडी करने के लिए भेजा जाएगा। चंद्रयान 3 जो हमारा 3rd लूनार मिशन था, जिसने अभी 2nd अटेम्प्ट में जो सॉफ्ट लैंडिंग है उसको अचीव कर लिया। आदित्य L1 अगेन जो कि हमारा सन को स्टडी करेगा, सोलर करोना, फोटोस्फेयर हो गया, क्रोमोस्फेयर हो गया, उसको स्टडी करने के लिए आदित्य L1 जो मिशन है वो भेजा गया है। तो यहाँ पर आप जैसे चंद्रयान 1 है, चंद्रयान 2 है, ठीक है, मंगलयान है, इन सभी के बारे में जो भी आपको याद आता उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको आप मेंशन कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 जो था उसमें आपसे पूछा गया है, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड GIS इन मिटिगेटिंग फ्लड रिस्क। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन दे देंगे रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड मॉनिटरिंग द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया बाय मेजरिंग इट्स रिफ्लेक्टेड एंड एमिटेड रेडिएशन। ठीक है, तो जो भी स्पेशल कैमराज होते हैं वो आपके रिमोटली जो सेंस्ड इमेजेस होती है उसको कलेक्ट करते हैं और विद दिस जो भी वो कैप्चर की जाती है इमेजेस, उसको फिर रिसर्चर्स
स्टडी करते हैं, ठीक है, और उसके बारे में फिर जो भी एस्टिमेशन है वो बताते हैं। अब अगर हम एप्लीकेशन की बात करेंगे रिमोट सेंसिंग में, पर्टिकुलरली इन फ्लड मैनेजमेंट, तो वो आपको हेल्प करता है फ्लड मैपिंग एंड मॉनिटरिंग में, ठीक है। ये आपको हेल्प करता है एज अ अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये आपको हेल्प करता है फ्लड डैमेज असेसमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसके बारे में थोड़ा सा एलैबोरेट भी करना होगा कि फ्लड मैपिंग और मॉनिटरिंग में किस तरह से हेल्प करता है। तो आपको ये बताएगा जो भी एक्यूरेट फ्लड मैपिंग एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग, ठीक है। रिमोट सेंसिंग जो प्लेटफॉर्म होते हैं such as satellites, aerial imagery and unmanned aerial vehicles enable the collection of high resolution data over large area. These maps serve as a valuable resource for emergency response mapping, evacuation strategy and resource allocation, ठीक है। अर्ली वार्निंग सिस्टम में बाय एनालाइजिंग प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स, रिवर्स का लेवल, सॉइल मॉइस्चर कंटेंट जो डेटा है उसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं, ठीक है, फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम में हेल्प हो सकती है, ठीक है। आफ्टर फ्लड जो है किस तरह का जो वहाँ पे एरिया है, ठीक है, उसको भी विद द हेल्प ऑफ हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी से हम उसको देख सकते हैं और जो भी आगे का प्रोसीजर है, ठीक है, उसको फॉलो कर सकते हैं। रेनफॉल एस्टिमेशन एंड प्रिडिक्शन, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी वैल्यूएबल इंसाइट आपके पास प्रोवाइड हो सकती है। प्रेसिपिटेशन पैटर्न कैसा है बाय एनालाइजिंग क्लाउड कवर, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट्स क्या है, ठीक है। रिवर एंड स्ट्रीमिंग मॉनिटरिंग में कैसे हेल्प हो सकता है, वही जो सैटेलाइट एल्टीमेट्री और जो रडार सेंसर प्रोवाइड करते हैं, जो क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली किसको मॉनिटर कर रहे हैं, आपका रिवर की जो हाइट किस तरह से चेंज हो रही है, इनेबलिंग द डिटेक्शन ऑफ फ्लड एंड द असेसमेंट ऑफ रिवर डायनामिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5 पॉइंट्स है, आपको यहाँ पर 4 पॉइंट्स भी मेंशन अगर आप करते हो मोर देन इनफ है, बाद में आप इसको कंक्लूड कर सकते हो कि जो एप्लीकेशन है रिमोट सेंसिंग की इन फ्लड मैनेजमेंट हैज़ revolutionized our ability to prevent, prepare for and respond to flood. By harnessing the power of remote sensing, policymakers, scientists and community can work together to minimize the impact of flood, protect lives, property and build resilient societies in the face of increasing flood risk, ठीक है। तो ये जो हम यहाँ पर मॉडल आंसर है, आई नो कि ये आपके पास वर्ल्ड लिमिट से ज़्यादा है, बट ये आपके लिए एक मॉडल आंसर है कि आप इनसे रिलेटेड अगर आपने कुछ भी चीज़ें मेंशन करी है, इनसे रिलेटेबल है, तो वो आपके लिए सही होगा। एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंटीग्रेटेड कम्युनिटी सेंटर्स इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड है, ठीक है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लोक मित्र केंद्र जो है, ठीक है, उन्हीं को ही इंटीग्रेटेड कम्युनिटी सेंटर्स बोला जाता है, ठीक है। इसका जो एम है वो है इस्टेब्लिश करना सेल्फ सस्टेनिंग नेटवर्क ग्राम पंचायत लेवल पर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टू डिलीवर वेरियस सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, ठीक है। लोक मित्रा केंद्र जो है वो आपके पास ई सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं इन दी लोकेलिटी ऑफ सिटीजन बाय क्रिएटिंग द फिजिकल सर्विस डिलीवरी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सेसिंग ई सर्विसेज, ठीक है। कि अगर आपके पास कोई भी आपको जो काम करना है जिसके लिए आपको बहुत हेडक्वार्टर के लिए जाना होता है, अब आप ही के घर के आसपास जो लोकल मित्रा केंद्र है वो अवेलेबल है। आप ऑनलाइन कोई भी फॉर्म है जिसके लिए आपको पहले काफ़ी दूर जाना पड़ता था, वो वहीं पे आपके आसपास वाले एरिया में लोक मित्रा केंद्र में बैठकर आप वो ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें किस तरह से ये बेनिफिट करता है, ठीक है। तो बेटर जो रूरल अवेयरनेस है, ठीक है, जैसे कि बेटर अवेयरनेस अमंग रूरल मासेस अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स एंड ब्रिंगिंग इन ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो इसके थ्रू जो भी ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हुई है, ठीक है, डायरेक्ट आपका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन सबमिट हो रहा है, तो ट्रांसपेरेंसी है, आपको गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में समझ आ रहा है, ठीक है। लोगों का टाइम सेव हो रहा है, कॉस्ट ऑफ पीपल विजिटिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ये सब चीज़ें जो है टाइम और जो मनी है दोनों सेव हो रहा है। लोक मित्रा केंद्र खुलने से जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो बढ़ी है, ठीक है।
फैसिलिटेटिंग द ग्रोथ ऑफ इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर थ्रू आउट द स्टेट। अगर अभी रिसेंट की बात करेंगे जो इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में गिवन था, तो हमारे पास अभी 3800 जो लोक मित्र केंद्र है वो स्टेट में अवेलेबल है। ठीक है, जो एम है इस पॉलिसी का वो यही है कि स्टेट को इंश्योर किया जाए, ई सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। ठीक है, और जो भी ट्रांसपेरेंसी है वो बनी रहे गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2021 ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जो साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी है ये आपकी आती है हिम कॉस्ट के अंदर। तो हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट हैज फ्रेम्ड दिस साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन policy 2021 for the state on the lines of the national science technology and innovation policy 2020। इसका विजन क्या है, इसका जो मेन पर्पस है दैट इज स्ट्रेंथनिंग एंड प्रमोटिंग science technology and innovation in the state by providing environment and opportunity to the innovator and stakeholder for overall sustainable development of the mountain region and the upliftment and betterment of the society by taking technology from lab to land in an eco-friendly manner with a decentralized and bottom-up approach। ठीक है, तो ये इस पॉलिसी का जो मेन विजन है। अब इसमें देखिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स जो यहाँ पर मेंशन है, जो आप मेंशन कर सकते थे कि क्या ऑब्जेक्टिव है। तो टू स्ट्रेंथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन एंड इनोवेशन सेंटर। ठीक है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट जैसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट में क्या है, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एप्रोप्रिएट इकोसिस्टम फॉर इनोवेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इनोवेशन इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, IPR, publication etc। ठीक है, टू सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट द नेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस एंड द मैक्सिमम यूज ऑफ indigenous resources for the socio-economical development, to promote sustainable development of Himalayan natural resources and to leverage traditional knowledge system including vocal for local philosophy, to promote an environment for the enhanced public-private partnership in R&D activities, to popularize science and tech को popularize करना school and college student में, and developing scientific temper among the different section of the society। ठीक है, तो ये वाले जो कुछ पॉइंट्स है ये आप इस क्वेश्चन में डाल सकते थे कि क्या ऑब्जेक्टिव है जो STI पॉलिसी है 2021 हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी हिमाचल से ही रिलेटेड है, जिसमें कि आपसे डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव एंड लोकेशन ऑफ मेजर, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और लोकेशन ऑफ मेजर हाईटेक हैबिटेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसमें आप जैसे कि अभी शिमला, सोलन, हमीरपुर, बद्दी, परमाणु में जो फेज्ड मैनर में हाईटेक जो सेंटर्स है वो बनाए जा रहे हैं। IT पार्क वाकना घाट की अगर हम बात करें तो IT पार्क वहाँ पे भी इस्टेब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, जिसका मेन मोटिव क्या है, टू इनकरेज एंड सपोर्ट मैन्युफैक्चर ऑफ IT हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। ठीक है, और दूसरा जो ये पार्क्स बनेंगे, जो भी ये हैबिटेट्स बनेंगे, ठीक है, necessary infrastructure in term of the approach, road, power and water and high tech infrastructure to facilitate communication and connectivity। ठीक है, तो बेसिकली जो लोकेशन की बात की गई है तो शिमला, सोलन, हमीरपुर, बद्दी, परमाणु, कुल्लू, मंडी एंड धर्मशाला में ये हाईटेक हैबिटेट्स बनाए जा रहे हैं, बट ये फेज्ड मैनर में वहाँ बनाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डिस्कस डोमेन ऑफ सर्विस ऑफ आर्यभट्टा जियो इन्फॉर्मेटिक्स स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ठीक है, तो इस बार जो भी क्वेश्चंस आपके आए हैं हिमाचल के साइंस एंड टेक के, बहुत डिफिकल्ट नहीं थे। ठीक है, अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से पढ़ा होगा या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज किया होगा तो वहीं से ही रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। ठीक है, तो आर्यभट्टा जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर्स जो कि आपका established to facilitate decentralized planning, real-time monitoring of scheme,
including healthcare facility besides surveillance and evaluation of field worker। ये आपका with the help of गुजरात based भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ मिलके ये कोलैबोरेशन करके ये काम करता है। जो मेन हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया था डोमेन ऑफ सर्विसेज, तो इसके पास जियो इन्फॉर्मेटिक्स, रिमोट सेंसिंग हो गया, ठीक है, ग्लोबल नेविगेशन एंड सैटेलाइट सिस्टम, कार्टोग्राफी, फोटोग्रामेट्री, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मैपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो जो भी हमारे रिलेटेड टू है मैपिंग के लिए, ठीक है, या फिर कोई भी आपको इंजीनियरिंग एप्लीकेशन रिसर्च से रिलेटेड कुछ वर्क है, या फिर आपको मैपिंग सर्विसेज, ठीक है, जैसे कार्टोग्राफी किससे रिलेट करता है, जो भी मैपिंग्स से रिलेटेड वर्क्स होते हैं, ठीक है। रिमोट सेंसिंग हो गया, ठीक है, जिसमें कि आपको प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ द नेचुरल या फिर मैन मेड रिसोर्सेज, तो इन सभी के ऊपर ये वर्क करता है। जो मेन डोमेन है इसका पूछा गया हुआ, ठीक है, तो ये सब डोमेन ऑफ सर्विसेज है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, रिमोट सेंसिंग, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, कार्टोग्राफी, ठीक है, मैपिंग सर्विसेज एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर आपसे निसार सैटेलाइट के बारे में पूछा गया है कि डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव एंड एप्लीकेशन एरिया ऑफ निसार सैटेलाइट, जो कि जॉइंटली डेवलप्ड करा गया है इसरो और नासा के द्वारा, ठीक है। तो निसार जो है नासा और इसरो का ये जॉइंटली डेवलप्ड सैटेलाइट है, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है। और ये ऐसा फर्स्ट रडार इमेजिंग सैटेलाइट है जो कि यूज करेगा ड्यूल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसकी फुल फॉर्म दैट इज योर नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, और ये फर्स्ट रडार इमेजिंग सैटेलाइट है जो कि ड्यूल फ्रीक्वेंसीज को यूज करने वाला है। इट विल बी यूज्ड फॉर रिमोट सेंसिंग टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड नेचुरल प्रोसेस ऑन अर्थ, ठीक है। ये आपका लो अर्थ ऑर्बिट पे वर्क करेगा, ठीक है। और जो इसकी एप्लीकेशन है निसार सैटेलाइट की, तो वो है अर्थ साइंस, ठीक है। अर्थ साइंस में इट विल प्रोवाइड अ वेल्थ ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ सरफेस चेंजेस, नेचुरल हैजार्ड, इकोसिस्टम डिस्टर्बेंसेस, हेल्पिंग टू एडवांस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थ सिस्टम प्रोसेस एंड क्लाइमेट चेंज। डिजास्टर मैनेजमेंट में कैसे हेल्प करेगा, ये आपके पास कुछ भी सुनामीज है, अर्थक्वेक्स है, वॉल्केनिक इरप्शंस है, ठीक है, उनके बारे में आपको जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाएगा। एग्रीकल्चर में निसार डेटा विल बी यूज्ड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, फूड सिक्योरिटी बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट क्रॉप ग्रोथ, सॉइल मॉइस्चर एंड लैंड यूज चेंजेस। बिकॉज जो भी हमारे पास सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में होते हैं वो एक्यूरेट डेटा, हाई प्रोसीजन जो डेटा है, ठीक है, वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जितने भी जैसे एग्रीकल्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग है, चाहे वो अर्बनाइजेशन से रिलेटेड बात हो, डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड बात हो, तो वो अच्छे से प्रोवाइड करता है। बिकॉज जितना अर्थ के पास आपका सैटेलाइट ऑर्बिट करेगा वो उतना एक्यूरेटली आपको डेटा प्रोवाइड करेगा, ठीक है। क्लाइमेट चेंज में भी कैसे हेल्प करेगा, अर्थ के लैंड सरफेस को कि किस तरह से कि जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है, या फिर चेंजेस इन कार्बन स्टोरेज, तो इन सब में जो निसार है वो हेल्प करेगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस थे GS3 के नॉट वेरी डिफिकल्ट, जितने भी क्वेश्चंस थे छोटे क्वेश्चंस थे। यहाँ पर हमारे जितने भी हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया 4 मार्कर और एक ही 8 मार्कर का लास्ट वाला था, बाकी जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए वो ऑलमोस्ट आपके 4 मार्कर के थे, ठीक है। और डेफिनेटली अगर आपने सिलेबस को गो थ्रू किया होगा तो आपके पास सफिशिएंट डेटा होगा इनको लिखने के लिए, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। इस साल GS3 में जैसे 4 डोमेन मैंने आपको वैल्यू एडिशन कोर्स में पढ़ाए थे और मैंने उस टाइम पे भी बोला था ये 4 डोमेन हाईली स्कोरिंग है। GS3 सबसे GS1 to 3 में सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और इसी के अंदर जो 4 डोमेन मैंने करवाए थे, इनके अलावा 2 डोमेन में और बोलता हूँ। 4 डोमेन कौन से? एनर्जी, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट एंड टूरिज्म। इनके अलावा 2 डोमेन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ हिमाचल प्रदेश
एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। अगर इन जो 4 डोमेन मैंने आपको करवाए थे इसमें से 80 नंबर का पेपर आया, 80 से 100 नंबर का पेपर हर साल आता है, मैं बोलता भी था, और 10 सवाल इसके अंदर पूछे गए कि एनर्जी से 2 सवाल हैं, 4 क्वेश्चन एनवायरमेंट से, एग्रीकल्चर से 2 सवाल और टूरिज्म से 2 सवाल। इस तरह से 10 सवाल इसमें से आए, 80 नंबर का पेपर आउट ऑफ 200। अच्छी वेटेज है। ब्यूटी क्या है कि ये जो सवाल आते हैं जनरली ये वर्बेटिमली जैसा सिलेबस प्रपोज है उसी के मुताबिक पूछे जाते हैं। तो दायरा का मतलब है कि जो डोमेन है वो बहुत ज्यादा नहीं है, सिलेबस लिमिटेड है, जो आप पढ़ोगे उसी में से क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपके पॉसिबिलिटी है कि ज्यादा मार्क्स स्कोर करोगे। इस बार जो वैल्यू एडिशन कोर्स मैंने कराया था जिसके अंदर इन चारों डोमेन से तकरीबन 90 से 100 सवाल मैंने आप लोगों को शेयर किए, उसी में से ये 10 सवाल हैं और पिछले 4-5 साल से इसी डोमेन में से सवाल आ रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज प्रमोट करता हूं कि जीएस3 में प्राइमरली आपके जो नोट्स होने चाहिए वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होने चाहिए, उसी तरीके से पेपर आता है। तो आज के भी ये जो 10 सवाल है इसमें से 7 क्वेश्चन के आसपास डायरेक्टली पूछे गए, बाकी 3 क्वेश्चन जरूर टेस्ट सीरीज से आए, वैल्यू एडिशन कोर्स से आए, लेकिन भाषा एग्जैक्टली वैसी नहीं थी। इस तरह के ये सवाल हमें देखने को मिले। अदरवाइज अगर थॉरोली सब्जेक्ट देखा जाए तो 10 के 10 सवाल उन्हीं वैल्यू एडिशन कोर्स से आए हैं, लेकिन कुछ सवाल बहुत डायरेक्ट होते हैं, कुछ सवाल इनडायरेक्टली डिराइव करने पड़ते हैं। इस तरह का ये डोमेन रहा था। इसी डोमेन में आज हम पहला सवाल डिस्कस करेंगे, जो ये डोमेन है जिनको मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। इसी में पहला सवाल है कि जियोथर्मल एनर्जी के ऊपर जो है नोट पूछा गया है। ये देखिए, ये जो वैल्यू एडिशन कोर्स का स्नाइपेट जो मैंने आपको करवाया भी था उसी का ये स्नाइपेट मैं आपको शेयर कर रहा हूं। यहीं पे आप देखेंगे कि स्टेटस एंड पोटेंशियल ऑफ जियोथर्मल एनर्जी इन इंडिया, इसके ऊपर सवाल पूछा गया। तो मेजर बेनिफिट हमारा कमीशन ने पूछा है। तो कभी भी अगर आप देखो, मैंने हमेशा एक चीज बोली कि अगर रिन्यूएबल और अनकन्वेंशनल एनर्जी है तो उसके ऊपर हमारा सभी के लिए एक पेट इंट्रोडक्शन रेडी होना चाहिए कि कोई भी एनर्जी के ऊपर आज के सवाल डेट में सवाल क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें रिन्यूएबल एनर्जी की जरूरत है। रिन्यूएबल एनर्जी की जरूरत क्यों है? क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी देश के अंदर चाहिए, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए करनी है। इन 6 शब्दों के बिना आप एनर्जी के क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते। तो ये एज इट इज आपने इसी तरीके से लिखना था, इसलिए जियोथर्मल एनर्जी की ये बेनिफिट है। तो यही कॉमन बेनिफिट है। अब इन बेनिफिट के साथ आप इंडिया में बताओगे कि जो जियोथर्मल एनर्जी है वो हम कहां से लेकर आते हैं, तो आप बताओगे कि इंडिया के अंदर जो टोटल पोटेंशियल, अगर डेटा देना पड़ेगा ना, मैं हमेशा बोलता हूं एनर्जी के अंदर डेटा देना पड़ेगा, तो अभी जो टोटल पोटेंशियल है 350 जियोथर्मल लोकेशन हम लोगों को मिल चुकी है और 7 जियोथर्मल प्रोविंस ब्रॉडली इंडिया के अंदर देखे जाते हैं। ये डायग्राम के थ्रू जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये डायग्राम है, इसके अंदर से कुछ लोकेशंस हैं जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई करी। 7 रीजन है जियोथर्मल एनर्जी के। इस बार वैल्यू एडिशन में मैंने बोला था ये आज तक नहीं पूछा गया, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, तो वहीं से देखिए आप क्वेश्चन आया है। तो इसी में से पोटेंशियल साइट चाहे आप मणिकरण की लिख लीजिए, पूगा की लिख लीजिए या कैम्बे बेसिन की लिख लीजिए। तो इस तरह से आप इसके अंदर जो है चीजें लिख सकते हैं और आप बताओगे कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है जो जियोथर्मल एनर्जी को इस टाइम पे टैप करने का काम कर रही है, राइट। इसी के साथ साथ मैंने बोला था कि हर तरह के डेटा आपको याद रखने कि एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर कौन से सोर्स से कितनी एनर्जी जनरेट हो रही है, तो सेम ऐसे ही जियोथर्मल एनर्जी का डेटा जाएगा कि एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर कितनी जियोथर्मल एनर्जी हमारी प्रोड्यूस हो रही है। क्लियर? तो इस तरह से एनर्जी का कोई भी क्वेश्चन होगा उसका सेट पैटर्न है। उसी में अगर सोलर पूछा जाएगा तो थोड़ा सा ट्विस्ट होगा कि सोलर के पोटेंशियल अभी कितना है, कितना जनरेट हो रहा है, फ्यूचर टारगेट गवर्नमेंट ने कौन से ले रखे, इस तरह से इसको अप्रोच करना था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है हाइड्रो पॉलिसी ऑफ इंडिया की 1988। अब ये मेरे क्लास का डायरेक्टली कराया हुआ क्वेश्चन नहीं है। हमने क्वेश्चन क्या करा था, जैसे इन्होंने पूछा डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव पॉलिसी ऑफ हाइड्रो पावर डेवलपमेंट इन इंडिया इन 1998। मैंने क्या करा था, स्टेटस एंड पोटेंशियल ऑफ सोलर, स्टेटस एंड पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी, एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो एनर्जी, स्टेटस एंड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रो एनर्जी। इनडायरेक्टली इसी के ही अगर आप सारे एरियाज को देखेंगे इस पॉलिसी के, वो यहाँ पे कवर्ड है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, तो इसको अप्रोच कैसे करना था, सेम वही अप्रोच कि सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में बताएंगे बेनिफिट ऑफ हाइड्रो एनर्जी। बेनिफिट क्या है, रिन्यूएबल है, स्टार्टिंग में जेस्टेशन पीरियड कॉस्टिंग ज्यादा है, लेकिन लॉन्ग रन में ऑलमोस्ट फ्री की बिजली इसके अंदर बनती है, क्लीन एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है, क्लाइमेट चेंज को सस्टेन करने में हेल्प करती है, एनर्जी सिक्योरिटी देश में प्रोवाइड करती है, एनर्जी को इंडिजिनस करती है, इंपोर्ट करके नहीं लाना पड़ता, ये इसके बेनिफिट है। उसके बाद बताओगे ये जो पॉलिसी है 1988 और अच्छा डेटा इंडिया के अंदर इस टाइम पे जो है हमारा हाइड्रो के थ्रू 26% जो इंडिया की एनर्जी है वो हाइड्रो के थ्रू जनरेट हो रही है, इसलिए हमें हाइड्रो की इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। और पोटेंशियल वाइज मैंने कंक्लूजन के अंदर लिखा है पोटेंशियल वाइज बहुत ज्यादा हाइड्रो का पोटेंशियल है, प्राइमरीली इन दी अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड जो अभी भी लार्जली अनटैप्ड पोटेंशियल है। पॉलिसी 5 चीजों के बारे में बात करती है, वो यहाँ पे लिखा गया है कि पॉलिसी कहती है कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वास्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट, अभी भी हाइड्रो का पोटेंशियल को हमें हाइड्रो की टैपिंग को अभी भी हम लोगों को बढ़ाना है।
स्मॉल और मिनी हाइडल प्रोजेक्ट पे जाना है, जो मैं बोलता हूं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट जो कि 25 गीगावाट से कम है उसके अंदर चले जाना है। इसी के अंदर प्राइवेट प्लेयर का भी रोल है क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। अब जितने भी आप हिमाचल में भी प्रोग्राम्स देखोगे तो उसमें पीएसयूज, गवर्नमेंट पीएसयूज, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, ये सारे ही जो है उसका एक पार्टिसिपेंट है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है क्योंकि हैवी जेस्टेशन कॉस्ट है इसकी। ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी गई हैं। तो ये सिंपल पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने लिखी है कि एट प्रेजेंट अभी भी अरुणाचल प्रदेश में 47 गीगावाट का पोटेंशियल है और उत्तराखंड में 12 का, जो अभी भी अनटैप्ड है। और एट प्रेजेंट जो है इंडिया में टोटल 148 गीगावाट जो है हाइड्रो का इस टाइम पे पोटेंशियल इंडिया में कैरी करता है। क्लियर? देखिए ये दो सवाल हमारे एनर्जी के डोमेन से आए थे। अब अगले सवाल हम लोग एनवायरमेंट की डोमेन से पढ़ेंगे। एनवायरमेंट में सीधा सीधा एनएपीसीसी दिया हुआ है आपके सिलेबस में, कोई ऐसा नहीं कि मैंने कोई महान क्वेश्चन बना दिया। ये बट ऑब्वियस क्वेश्चन है कि जो भी अगर इसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या नोट्स बनाएगा, एनएपीसीसी के नोट्स बनाएगा, तो वही पूछा गया। इसलिए व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ एनएपीसीसी, तो इंट्रोड्यूस कैसे करोगे कि नेशनल एक्शन ऑन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008 का एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है जिसके तहत हमने 8 मिशन रखे। हर मिशन को अलग अलग मिनिस्ट्री के अंदर डाला। मिशन को जो फ्लोट करने वाला पीछे फोर्स था वो था क्लाइमेट चेंज होना, और क्लाइमेट चेंज की वजह से लगातार इतने प्रोटोकॉल होना, प्राइमरली यूएनएफसीसीसी जिसने इस पूरे मिशन को ड्राइव किया है। और हमारा प्रयास था 2 वर्ड, मिटिगेट करना क्लाइमेट चेंज को और जो हो रहे हैं चेंजेस उसको अडेप्ट करना। इन ब्रॉड विजन से हमने एनएपीसीसी को स्टार्ट किया। और इसके गाइडिंग प्रिंसिपल एक बार पहले भी हिमाचल पूछ चुका है, गाइडिंग प्रिंसिपल के बारे में लिख लो कि एनएपीसीसी के जो ब्रॉड हम लोगों ने लिखा है इसके बारे में कि ये वल्नरेबल सेक्शन के बारे में ध्यान रखेगा, नेशनल ग्रोथ को भी जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देगा, मिटिगेशन और एडेप्शन दोनों के लेवल पे टेक्नोलॉजिकली काम करेगा क्योंकि टेक्नोलॉजी की मदद से अडेप्ट कर पाओगे, मिटिगेट कर पाओगे। साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा। एनवायरमेंट और एनर्जी का कोई भी सवाल आता है, मैं बार बार बोलता हूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बिना बात नहीं चलेगी। साथ ही साथ जो पिछले सवाल में था कि प्राइवेट पार्टनरशिप चाहिए, यहां पर भी सिविल सोसाइटी, लोकल गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। और इस तरीके से हमें एनएपीसीसी को गाइडिंग प्रिंसिपल के थ्रू ही उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। क्लियर? सरल सवाल है, ऐसा कोई कठिन सवाल नहीं। अगर आप देखोगे जो चारों ही डोमेन है इनमें से सवाल बहुत डायरेक्ट आते हैं, सिलेबस वाइज बहुत स्कोरिंग पार्ट है, इसलिए जीएस3 में बड़े अच्छे मार्क्स आते हैं। देखिए अगला, डिस्क्राइब द कांसेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन कंटेक्स्ट ऑफ बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। कोई ऐसा नहीं है कि मैंने ही ये सवाल बनाया हो, कि ये सवाल जो है एज इट इज सिलेबस ही ऐसे प्रपोज्ड है। तो अगर आप सिलेबस पढ़ोगे तो आप बायोस्फीयर रिजर्व के नोट्स बनाओगे, आप बोलोगे यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट कॉइन किया। कॉन्सेप्ट के पीछे सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का दोनों का अमलगमेशन था। आज तक हम केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते थे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से सोशल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। तो सस्टेनेबल बायोस्फीयर रिजर्व का एक डायग्राम आएगा जिसमें बीआर बायोस्फीयर रिजर्व करके सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंट तीनों वेन डायग्राम के थ्रू हम जो है ये बना सकते हैं, उस चीज के लिए ये बना है। इसी को अचीव करने का प्रयास क्या है कि अच्छा इसके अंदर एक और चीज लिखोगे, इंडिया के अंदर डेटा 12 बायोस्फीयर रिजर्व इस टाइम 18 बायोस्फीयर रिजर्व है जिसमें से 12 जो है यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज हैं। उसी के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व का जो एरिया होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसको आप डायग्राम के थ्रू भी बना सकते थे क्योंकि 4 नंबर का सवाल है कि कोर होता है जिसमें प्योर रिसर्च के लिए रखा जाता है, इसको कंजर्व किया जाता है। इसके बाहर एक बफर जोन होता है जिसके अंदर टूरिज्म अलाउड है, परमानेंट सेटलमेंट अलाउड नहीं, थोड़ा बहुत ग्रेजिंग के राइट्स मिल जाते हैं। और उसके बाहर जो है ट्रांजिशन जोन है जिसमें लोग या ऑलरेडी जो इनहेबिटेंट हैं, ट्राइबल्स हैं, वो लोग वहां पे रहा करते हैं। तो इस तरह से बायोस्फीयर रिजर्व को 3 ब्रॉड कैटेगरी में तोड़ा गया है। सिंपल सवाल। अगला सवाल देखिए 20 नंबर का सवाल, और ये सवाल हम कितनी बार क्लासेस में करते हैं और टेस्ट सीरीजेस में करते हैं। सरल सा सवाल है। पूछा क्या गया है, भाई ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताइए और ये बताइए कि कौन से फैक्टर हैं जो ग्लोबल वार्मिंग करते हैं। फिर ये बताइए कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोका जाएगा। इसमें मैंने एक एड ऑन चीज डाल दी कि जब आप फैक्टर बताओगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों इंड्यूस हो रही है तो ये भी बता दो कि कॉन्सिक्वेंसेज भी क्या होंगे। 20 नंबर का सवाल है, 3.5 पेजेस हैं, तो आप कॉन्सिक्वेंसेज भी बताइए। तो जब ग्लोबल वार्मिंग की बात हुई है तो इसको टेक्निकल परिभाषा में आप ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। जैसे ये मैंने यहाँ पे एज इट इज ये सवाल करवाया, तो हम बताएंगे भैया पहले ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, और ये ग्लोबल वार्मिंग को बताते हुए हम लोग आईपीसीसी की रिपोर्ट को कोट करना कभी ना भूलें, ये चीज मैंने बताई। फिर बताएंगे कौन से फैक्टर हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या इंटरनेशनल सॉल्यूशन है, क्या नेशन है। एनएपीसीसी हमने बनाया ना, क्या नेशनल सॉल्यूशन है। उसके बाद आगे क्या किया जा सकता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ इसको कंक्लूजन में रिलेट करो। 20 नंबर का सवाल है, कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। तो इसी के अंदर आप बताओगे भाई एनएपीसीसी आईपीसीसी ने बोला है 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर राइज कर सकता है और ये 2 पहुंचेगा तो हमारी मिटिगेशन कैपेसिटी, अडेप्टेशन कैपेसिटी के बियॉन्ड हो जाएगा।
हमने देखा क्लाइमेट चेंज को ट्रिगर करने वाले दो मूलतः फैक्टर हैं, कुछ फैक्टर नेचुरल हैं, कुछ एंथ्रोपोजेनिक है। जो नेचुरल फैक्टर है उसमें से देखिए कि मिलनकोविच साइकिल जो मैं क्लासेस में पढ़ाता था उसके बारे में लिखिए, जिस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट लिखिए, वेरिएशन इन द अर्थ ऑर्बिट जो मिलनकोविच साइकिल है उसके बारे में लिखिए, प्लेट टेक्टोनिक एक कारण बनता है, वोल्केनिक एक्टिविटी एक कारण बनता है। उसके बाद एंथ्रोपोजेनिक कारण क्या है, एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी, ये एक कारण है। फिर हम जो एरोसोल पार्टिकल रिलीज करें वो भी अपने आप में एक कारण बनता है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे कि लैंड यूज पैटर्न जिस तरह से हमने बदलाव किया है, लार्जली ट्री कटिंग करी है, उसकी कॉस्ट पे हमने कंक्रीट स्ट्रक्चर बना दिए, जो ट्रीज पहले कार्बन सिंक का काम करते थे वो खत्म हो गए। तो इस तरह से हमने देखा कि ये तीन मूलतः कारण है, एंथ्रोपोजेनिक ड्रिवन है, जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग ट्रिगर हो रही है। जब ग्लोबल वार्मिंग ट्रिगर हो गई तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे, सी लेवल राइज होगा, सी लेवल राइज होगा तो लोग डूब जाएंगे, इनंडेशन होगी तो लार्ज स्केल में पॉलिटिकल और सोशल अनरेस्ट आ जाएगा, ओशन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसके बाद ओशन इकोसिस्टम में उसका अलग प्रभाव है। फिर हम देखेंगे लगातार ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे तो पानी के जो फ्रेश वाटर सोर्स है वो खारे पानी में तब्दील हो जाएंगे। फिर लगातार जो है आप देखोगे एक्सट्रीम इवेंट आने शुरू हो जाएंगे, लैंडस्लाइड्स हो जाएंगे, फ्लड हो जाएंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन बढ़ जाएंगे, डिजीज बढ़ जाएगी, हीट वेव्स बढ़ जाएगा, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूरी दुनिया में फूड इनसिक्योरिटी आ जाएगी, क्योंकि एग्रीकल्चर इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट। तो क्लाइमेट ही बदल जाएगा तो एग्रीकल्चर भी बदल जाएगा, तो ये इसका एक प्रभाव हमें देखने को मिलेगा, डिजीज बढ़ जाएंगी। तो ये कुछ इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। फिर वे अहेड इंटरनेशनल लेवल पे मल्टीपल अप्रोच चली है, तो हमने एनर्जी को लेकर इंटरनेशनली बहुत अलग अप्रोच चली है। तो अर्थ समिट करी जिसके अंदर यूएनएफसीसीसी का गठन हुआ, उसने बोला कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हमें एनर्जी को टैप करना पड़ेगा और रिन्यूएबल एनर्जी में स्विच करना पड़ेगा। साथ ही साथ RED रेड प्लस रेड और बॉन कन्वेंशन, ये डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट प्रोटोकॉल्स बने हैं। तो अलग अलग लेवल पे देखा, एनर्जी के लेवल पे देखा, इंडस्ट्री के लेवल पे देखा, ट्रांसपोर्टेशन के लेवल पे देखा, एग्रीकल्चर के लेवल पे देखा, फॉरेस्ट्री के लेवल पे देखा। तो हर तरह से हमने क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने का प्रयास किया और भारत के अंदर हमने NAPCC और मल्टीपल मिनिस्ट्रीज के अंदर इनिशिएटिव लिए, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसमें सबसे ज्यादा योगदान देते हैं क्लाइमेट चेंज से अडेप्ट करने के अंदर और क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है फिर जो एडेप्टेशन के भी प्रोग्राम लेकर आती है। क्लियर? तो ये जो है भारत में इसके अगेंस्ट काम किया गया है इसको टैप करने के लिए। फिर कंक्लूजन में आप बताएंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप क्लाइमेट चेंज को रोकें, तो उसी के लिए ये सारे ग्लोबल लेवल पे प्रयास किए जा रहे हैं। सिंपल फंडा। तो दो डोमेन हो गए, एनर्जी हो गया और एनवायरमेंट हो गया। थर्ड डोमेन में एंटर करें एग्रीकल्चर। दो ही सवाल आए थे, सवाल सीधे थे कि भैया सीड सर्टिफिकेशन क्या होता है और इसके क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है। तो पहले तो परिभाषित कर दो भैया सीड सर्टिफिकेशन क्या होता है, कि इसमें क्वालिटी सीड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, उनकी क्वालिटी मेंटेन रहे, इस चीज का बहुत ध्यान रखा जाता है। इसी के लिए हमने सीड सर्टिफिकेशन के कुछ स्टेप्स बनाए कि हम लोग क्या करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेक रखेंगे कि कहां से ये सीड आ रहे हैं, फील्ड इंस्पेक्शन करेंगे, सैंपल इंस्पेक्शन करेंगे, प्लॉट टेस्टिंग करेंगे कि वही सीड जो है इस्तेमाल किए जा रहे हैं, फिर जो है हम ग्रो करेंगे सीड्स को, और इस तरह से मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जिसके थ्रू सीड को सर्टिफाई किया जाता है। तो ये सारे वो प्रोसेसेस हैं जिसमें सीड सर्टिफिकेशन की जाती है। एज इट इज आपका सीड सर्टिफिकेशन सिलेबस में, एज इट इज आपके सिलेबस में रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन इंडिया पूछा गया कि भाई ट्रेडिशनल तरीके बताओ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंडिया के उन हिस्सों में किया जाएगा जहां ना नदियां हैं और पानी की वेरिएबिलिटी है, रेनफॉल की वेरिएबिलिटी है, कंसिस्टेंसी नहीं है। तो कहां पे होगा, पहले तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बताओगे क्या है, फिर क्यों कर रहे हैं ये भी बताओगे कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लगातार पानी के स्रोत श्रिंक हो रहे हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंसी आ रही है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, फूड सिक्योरिटी चाहिए तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, सॉइल इरोजन को रोकना है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है। तो इन सारे ब्रॉड प्रिंसिपल के साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग को शुरू किया गया। फिर हमने कुछ लोकल रेन वाटर हार्वेस्टिंग में एरियाज हैं, जैसे इसको खादिन बोला जाता है राजस्थान में, कुंड बोला जाता है राजस्थान और गुजरात और हरियाणा के इलाकों में, ऐसी टंका बोला जाता है, उसी राजस्थान के टैंक जिसका है ना, टैंक के थ्रू टंका शब्द आया, झलारा बोला जाता है, एरी बोला जाता है तमिलनाडु में। तो ये कुछ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के रीजनल अप्रोचेस हैं और तरीके हैं, वहीं के हिसाब से सोशो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल ज्योग्राफिकल सिचुएशन को सूट करने वाले ये सारे काम जो किए हैं ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तरीके हैं। राइट? तो ये सिंपल पूछा गया, ये बताना था हम लोगों ने। अगला सवाल देखिए, दो सवाल टूरिज्म के डोमेन से। सिंपल सवाल है एज इट इज सिलेबस में, एनलिस्ट वेरियस प्रमोशनल थीम ऑफ टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश। बेसिकली बताना है कि टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। तो आप बताओगे पहले तो डेटा कि टूरिज्म जो है 7% जो है इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है और 14% 7% का जीडीपी कंट्रीब्यूशन है और 14% की जो है एम्प्लॉयमेंट ये जनरेट कर रहा है हिमाचल के अंदर। इस साल 2.25 करोड़ टूरिस्ट के आसपास 1.68 का डेटा है कितना टूरिस्ट हिमाचल में विजिट करता है। तो गवर्नमेंट में
हिमाचल के अंदर रूरल डेवलपमेंट इंक्लूसिव, कीवर्ड देखो, रूरल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए एक बहुत अच्छा जरिया है। इसी को प्रमोट करने के लिए सरकार ने स्कीम निकाली है, नई मंजिल नई राहें, होम स्टे स्कीम और टूरिज्म पॉलिसी 2019। तो स्कीम बतानी थी, 3 स्कीम में बस डाल के छोड़ दो। 4 नंबर का सवाल था। 8 नंबर के सवाल में क्या पूछा है भाई, इको टूरिज्म कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। डायग्राम आता है इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इको टूरिज्म का, उसमें बताएंगे ये सोसाइटी के लेवल पे, एनवायरमेंट के लेवल पे और इकोनॉमी के लेवल पे जो टूरिज्म है उसको सस्टेन अगर किया जाता है उसको इको टूरिज्म बोला जाएगा। तो इको टूरिज्म के जो ब्रॉड प्रिंसिपल है वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल है। तो इको टूरिज्म का है कि प्रकृति पे कोई नुकसान ना हो, लगातार लोगों की आय में भी वृद्धि हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी हो और गुड गवर्नेंस भी स्टेट के अंदर हो। तो इन ब्रॉड ऑब्जेक्टिव से इको टूरिज्म लाया जाता है और उसी से बाय डिफॉल्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम लोग रीच करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो है जो प्रकृति के लेवल पे, समाज के लेवल पे और आर्थिक लेवल पे हमेशा सस्टेन करे, तो उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो इको टूरिज्म इज द टूल टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश। तो ये पूछा गया। सवाल 10 थे, आसान है, एज इट इज आपके सिलेबस है। मैं बार बार बच्चों को बोलता हूं, जो लोग सीरियस एस्पिरेंट है जरूर इन डोमेन पे आप लोग फोकस कीजिए, ये आपको स्कोर बहुत अच्छा लाके देते हैं। ये फाइल भी आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल हिमाचल प्रदेश जीके तूफानी पहाड़ी पे शेयर भी हो जाएगी। राइट, चलिए, थैंक यू एवरीवन।